दोस्तों, आप लोगों ने नॉर्मल वे में कई बार एक बात सुनी होगी कि प्यासे से पूछो कि एक गिलास पानी का महत्व क्या होता है। अगर किसी इंसान की ट्रेन छूट गई हो 1 मिनट लेट होने से, तो उस इंसान से पूछो कि 1 मिनट का महत्व क्या होता है। इसी तरीके से लास्ट के 5 मिनट बचे हुए हैं, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और ओएमआर सीट में आंसर नहीं भरे हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि 5 मिनट का महत्व क्या होता है। तो इस तरीके से जब हम लोग किसी चीज को बहुत ही कम मात्रा में वो चीज हम लोगों को मिलती है और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तब हम लोगों को समझ में आता है कि उस असलियत में उस चीज की अहमियत क्या है। इसी तरीके से यहां पर एक बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है, माना दुख सताता है। हर एक इंसान को दुख सताता है, पर वो आप लोगों को यह भी बताता है और सिखाता है कि सुख का महत्व क्या है। अगर कोई इंसान आप लोगों की जिंदगी में से जरा सी देर के लिए ओझल हो जाए और आप लोगों को लगे कि वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, तो आप लोगों को सारी अच्छी चीजें उसकी याद आने लगेगी। कोई भी नेगेटिव बात आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगी। आप लोग ये सोचेंगे बस किसी भी तरीके से ये इंसान बच जाए। तो वहां पर आप लोगों को पता चलता है कि उस इंसान का अहमियत क्या है आप लोगों की जिंदगी में, जब वो हाथ से फिसलता हुआ नजर आता है। तो इसी तरीके से लाइफ में चीजों की अगर किसी टाइम पे आप लोगों को कमी नजर आएगी, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी न किसी चीज की वो इंपॉर्टेंस आप लोगों को सिखा कर जाएगा। और यही तो यार जिंदगी के छोटे छोटे ये लेसन होते हैं जो कि आप लोगों को सीखते रहना है और बढ़ते रहना है। हर दिन आप लोगों को जिंदगी कुछ ना कुछ नया सिखाती है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग उसमें से कितना सीख कर अपनी जिंदगी में उतारते हैं और फिर उसको आगे लाइफ में यूज करते हैं। वरना जिंदगी और जो समय है वो कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। वो 24 घंटे सबको मिले हैं और हर एक इंसान इन्हीं 24 घंटों में, एक इंसान है कि राजा बन गया और एक इंसान है कि रंक रह गया, इनके जिंदगी में कुछ नहीं किया उसने। तो ये यही 24 घंटे जो ढंग से यूटिलाइज करके ले गया, तो यही 24 घंटे में लोग अपनी जिंदगी भी बना रहे हैं और इन्हीं 24 घंटों के अंदर लोग अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है इन 24 घंटों में, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि देने वाले ने इसमें कोई फर्क नहीं किया है। फर्क है हम लोग इनको ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हैं, इनको हमेशा बर्बाद करते हुए नजर आते हैं या फिर इनका महत्व हम लोग नहीं समझते हैं। एक न्यूज ऐसी है जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया, इसके बारे में पिक्चर देखी, तो इसने बिल्कुल डरा सा दिया यार अंदर से। मैंने देखा कि यार इतनी खतरनाक बीमारी यहां पर देखने को मिलती है। जब आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग समझोगे कि कैसी खतरनाक बीमारियां हैं। जैसे ब्रेड के अंदर फफूंदी लग जाती है, ऐसी इंसान की बॉडी में भी फफूंदी लग जाती है। तो उसको यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड ये न्यूज है और कोरोना वायरस के चलते अभी एक नया फंडा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें सामने निकल कर आ रही हैं। तो डिटेल में जानेंगे, पर लेकिन वही हमारा प्रोसीजर है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आप लोगों के सामने क्विज होगा, तो एक क्विज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसके बाद में आप लोगों को इनका आंसर मिलेगा। वीडियो के अंदर काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। परिवार जो होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है कि अगर जिंदगी में अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो हम लोग अपने परिवार के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी के चलते इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली सेलिब्रेट किया जाता है, जो 15 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम क्या है ये आप लोग को बतानी है। थीम का मतलब ये होता है कि किस एरिया में ये फोकस करने वाला है पूरी साल में। एक एमिनेंट पर्सनैलिटी स्कल्पचर यानी कि एक मूर्तिकार और राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और पद्म विभूषण भी उनको मिल चुका है। पद्म विभूषण हमारी कंट्री में कौन से नंबर का ये अवार्ड है, तो हमारी कंट्री में तीसरा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अभी रिसेंटली एक पर्सनैलिटी थी जिनका लास्ट जो नेम है वो है महापात्रा, तो इनका पूरा नाम आप लोगों को बताना है। कोविड-19 के चलते अभी इनकी रिसेंटली जान चलेगी। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में, यानी कि ये पर्सन न्यूज में है, क्वेश्चन बन जाता है किस फील्ड से रिलेटेड था। ठीक है, पौंडीचेरी हमारी कंट्री में एक यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर आप लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, जहां पर भी इलेक्शन भी हुए। एक ऐसी हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जहां पर खुद की असेंबली है। अभी यहां पर एक और ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी खुद की असेंबली है, मतलब है नहीं होगी। तो यहां पर ये कौन सी यूनियन टेरिटरी है इसका नाम आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। डिटेल में जानेंगे, कई सारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट और फिगर आप लोगों को बताऊंगा जब इसको डिस्कस करेंगे। आगे बात करें यहां पर ये ASM, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तीसरे नंबर की ASM अभी देखने को यहां पर मिल रही है, जो कि रिसर्च के बारे में बात कर रही है, कोऑपरेशन के बारे में बात कर रही है आर्कटिक रीजन के अंदर। ये थर्ड जो ASM है यहां पर ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराई जा रही है आइसलैंड के साथ मिलकर, एक और कंट्री है जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। इसकी थीम रखी गई यहां पर नॉलेज फॉर, तो ये थीम भी आप लोगों को कंप्लीट करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसके बारे में। इंडिया की इंगेजमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो आर्कटिक जो है यहां पर हम लोग इसके साथ में कनेक्ट हैं 1920 से। अभी यहां पर एक ट्रीटी थी इस टाइम पर, जिसके चलते यहां पर हम लोग इसका पार्ट बने। पार्ट नहीं मतलब इसमें इंगेज हम लोग रहते तब से लेकर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 के बारे में बात की जाए
तो रिसेंटली अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट है उसका एक राज्य है, उसके द्वारा अभी यहाँ पर पपेट्री होती है कठपुतली। तो कठपुतली का जो डांस होता है अभी यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो गया। ये नॉर्मली नहीं था, पर कोविड-19 ने इसको फेमस कर दिया। आखिर कोविड-19 ने क्या चमत्कार किया तो वो समझेंगे। अगर सेंटर के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य गवर्नमेंट की हेल्प करती है। तो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है, यानी कि जब डिवोल्यूशन कर दिया जाता है उसके पास में भी अगर रेवेन्यू का डेफिसिट बढ़ गया, राज्यों को पैसा नहीं है राज्यों के पास में, तो उनको हेल्प की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कौन सा आर्टिकल है संविधान में जो ये प्रोविजन रखता है? तो ये आर्टिकल न्यूज में मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि चीजें रटनी नहीं है, जो भी न्यूज में चीजें हैं उनको आप लोग फॉलो करते रहिए, सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएगी। नंबर ऑफ जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, खासकर डेवलपिंग अगर बात करें आज के दिन में, वो सीरियस स्टेज से यहां पर गुजर रहे हैं। अभी यहां पर म्यूक्रोसिस एक नाम की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, म्यूक्रोमिसिस, ठीक है। तो ये जो बीमारी है यहां पर इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, वो नाम आप लोगों को बताना है। और यही वो बीमारी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को भी बोला था, पिक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ठीक है। तो ये है म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, MUCOR म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखेगा, एक और नाम से इसको पुकारा जाता है, वो हम लोग समझेंगे कैसी बीमारी है। एक फंगल बीमारी है, जैसे आप लोगों ने देखा ब्रेड रखा हुआ है अगर घर में, रोटी रखी हुई है, लंबे समय से उसमें फुई लग जाती है, ठीक है, तो वही जो फंगल होता है, ऐसा ही बॉडी में फंगल लगता है जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके बारे में भी समझेंगे क्या क्या दिक्कत है, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए। और अभी रेयरली ये डिजीज देखने को मिल रही है कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी आ गई है। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। इंपोर्टेंट डे के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे। ये जो डे है बात कर रहा है इंटरनेशनल फैमिली डे के बारे में। तो 15th ऑफ जो मई है इसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर बात करें किसी भी कंट्री के अंदर, एक जो सबसे माइक्रो यूनिट होती है वो होता है परिवार होता है, फिर उसका गांव मिलके बनता है, फिर शहर बनता है, फिर उसका जो बेसिकली जो राज्य बन जाता है, फिर राज्य से एक कंट्री बन गई, फिर बहुत सारी कंट्रीज मिलकर पूरा संसार बन गया। तो फैमिली एक स्मॉलेस्ट यूनिट की तरीके से देखी जाती है। तो यहां पर 15 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है कि एक परिवार में मिलजुल कर रहने के क्या क्या फायदे हैं। आप लोग अगर मिलजुल कर एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बाबा दादी चाचा ताऊ ताई सब में आप लोगों के साथ में आप लोग रहते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि परिवार में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहता है। अगर यहाँ पर कोई एक गलत इंसान परिवार में न हो, यानी कि कई बार ऐसे भी रहते हैं कि लड़ाइयां हो रही हैं तो फिर गलत चीजें हो जाती हैं, पर मिलकर अगर रह रहे हो तो उतना ही मजा भी आता है पूरे परिवार के साथ में। तो अवेयरनेस ये फैलाई जाती है कि जो फैमिली है और इसी के साथ में जो सोशल इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक जो प्रोसीजर है फैमिली को अफेक्ट कर रहा है आज के डेट में, उससे क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आज के डेट में क्या कंडीशन है, पहले ऐसा होता था कि ज्वाइंट फैमिली थी पर अब माइक्रो फैमिली बन गई है। पहले ऐसा था कि परिवार में 5-6 लोग हैं, सारे के सारे खेती कर रहे हैं, अपना घर पर ही रह रहे हैं, खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं जिंदगी के। पर लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है कि जब से आईटी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप हुई है, सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप हुआ है, तो लोग जो है बाहर जाकर काम करना स्टार्ट कर दिया, बाहर रहने लगे। तो इसके चलते वहां पर फिर परिवार बना लिया और चीजें आगे बढ़ने लगी। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो साथ में नहीं आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, और कई बार जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इतना कमा नहीं रहा होता है कि पापा मम्मी या फिर परिवार में कोई और मेंबर को साथ में ला सके। तो ये भी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है। तो उसके चलते बहुत सारे ऐसे रीजन बन गए कि माइक्रो फैमिली होने लगी, इनके छोटे छोटे परिवार में लोग बंटने लगे। तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री परिवार के एक तरीके से मिलजुल कर रहने के नाम से ही जानी जाती है कि कितने अच्छे से रहते हैं। अगर आप लोग पंजाब साइड में जाएंगे तो काफी कुछ आप लोग ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। थीम जो है यहाँ पर अगर बात करें फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये थीम है यहाँ पर इसकी बार की। और इसका जो सेशन होने वाला है ये 59 सेशन, ये जो सेशन होगा यहाँ पर ये सेशन है 59 सेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का, जो कि इस एरिया में काम करते हैं। इसका जो फोकस एरिया जिसकी जो थीम है ये है सोशली जस्ट ट्रांजिशन टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड वेलबींग फॉर ऑल। यानी कि यही है फैमिली और न्यू टेक्नोलॉजी को और एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया गया है। ये इसका थीम एरिया रखा है इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर इंटरनेशनल डे है, ठीक है। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये कई बार आप लोगों को निबंध लिखने के लिए आ जाता है, तो ये ऐसा डेटा है आप लोग वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शॉर्ट न्यूज यहां पर देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। पहली जो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है ये एमिनेंट जो स्कल्पचर है, यानी कि जो मूर्तिकार है यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी राज्यसभा के मेंबर जो पद्म विभूषण से भी जिनको नवाजा गया है था, जो हमारा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कंट्री के अंदर। नाम है इनका यहाँ पर रघुनाथ महापात्रा। रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई कोविड-19 के चलते।
इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा ये 1943 यानी कि 1943 से लेके 2021 तक ये इस दुनिया को देखकर, समझकर और एंजॉय कर गए। तो यहाँ पर ये एक आर्किटेक्ट भी थे, स्कल्पचर भी थे और इसी के साथ में नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के लिए भी इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। नॉमिनेशन जो यहाँ पर किया गया, ये यहाँ पर बेसिकली जो नॉमिनेशन था यहाँ पर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, यहाँ पर इंडियन काउंसिल फॉर जो कल्चर रिलेशन के लिए भी 2000 में इनका देखने को मिला। पद्म विभूषण इनको 2013 में मिला, पद्म भूषण 2001 में और पद्म श्री ये 1976 में मिला। नेशनल अवार्ड फॉर स्कल्पचर भी इनको 1964 में मिला। तो जो इनका 1964 से ये सफर स्टार्ट हुआ था, 2013 में जाकर पद्म विभूषण पर जाकर इनका ये सफर रखा। तो एक काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, जिनको हमारी कंट्री के जो सबसे बड़े जो 3 अवार्ड यहाँ पर मिले हुए हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। बस भारत रत्न रह गया इस कैटेगरी में, बाकी सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। पिक्चर अगर देखना चाहेंगे तो ये हैं वो महान पर्सनैलिटी जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकंड इंपोर्टेंट जो न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है, ये है वनराज भाटिया। रिसेंटली अभी 93 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई। तो वनराज भाटिया जो है, वनराज भाटिया जो थे यहाँ पर ये इंडियन कंपोजर थे, उन्हें म्यूजिक को कंपोज करने वाले। पिक्चर आप लोग इनकी देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे यहाँ पर ये। अगर बात करें इनको वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया अगर कोई कंपोज करता था सबसे शानदार, तो वो यही थे। इंडियन न्यू जो वेब सिनेमा में देखने को मिली, इन्हीं के कंपोजिशन की बेसिस पर यहां पर निकल कर आई। नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए इनको जो टेलीविजन फिल्म जिसका नाम था तमाश 1988 में मिला। संगीत नाटक एकेडमी इनको दिया गया। ये क्रिएटिव और जो एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक है 1989 में। इसी के साथ में इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो पद्मश्री है वो भी इनको 2012 में दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, ये भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो पिक्चर यहां पर आप लोगों के सामने है, तो इनकी सबकी आत्मा को शांति मिले। और इसी तरीके से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ी सी एज हो चुकी है, कोई बीमारी है साथ में, तो ये दिक्कतें यहां पर सामने निकल कर आ रही है। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, उर्दू से रिलेटेड एक उर्दू क्रिटिक थे, प्रोफेसर थे, जिनका नाम था सैम हैनफी। ठीक है, तो रिसेंटली अभी 82 यानी कि 82 साल की एज में कोविड-19 के चलते इनकी भी जान चली गई। सैम हैनफी जो थे यहाँ पर ये इंडियन उर्दू से रिलेटेड एक क्रिटिक और एक ड्रामिस्ट जो आदमी थे यहाँ पर ये। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मॉडर्न जो आज के डेट में एक तरीके से बात करें जो मूवमेंट था उर्दू लिटरेचर में, इसमें काफी बड़ा रोल इनके द्वारा प्ले किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जो फिलोसफिकल फाउंडेशन होती है एक तरीके से किसी चीज की मॉडर्न की, तो न्यू जो पोएटिक जो ट्रेडिशन है वो भी इनके द्वारा रखी गई। इसी के साथ में लिटरेसी के भी काफी बड़े क्रिटिक थे इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, और इनके द्वारा क्रिटिज्म, प्ले और बुक वगैरह पर काफी काम किया गया। अब्दुल कलाम आजाद, जो अब्दुल कलाम आजाद सर थे यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की जो बुक थी जिसका नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम। ठीक है, तो इंडिया जो विंग्स फ्रीडम है यहाँ पर, ये यहाँ पर इनके द्वारा ट्रांसलेट भी की गई। ठीक है, इंडिया विंग्स फ्रीडम, तो ये इनकी किताबें याद रखेगा। इसी के साथ में जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर एमरिट्स भी रहे। प्रोफेसर एमरिट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि रिटायर होने के बाद भी उनको उसके सम्मान से नवाजा जाता है। ठीक है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में इनको कंफर्म किया गया यहाँ पर, जिसका नाम था यहाँ पर जना गरिमा ये मनंद अलंकरण। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया। हिंदुस्तान ज्ञान अगर बात करें तो ये पीठ हिंदुस्तान ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया, गालिब अवार्ड भी इनको मिला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक तरीके से पर्सन स्पेसिफिक न्यूज कई बार बन जाती है। इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर हम लोगों ने बात की, बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो की है जिनका नाम है एन रामास्वामी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग इनको एक बार देख सकते हैं। वैसे जो पर्सनैलिटी की जिनकी डेथ हुई उर्दू से जो रिलेटेड थे, ये है यहाँ पर जो साइड में है, यहाँ पर ब्लैक कोट में है, यहाँ पर ये जो पोडियम पे स्पीच वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये जो चीफ मिनिस्टर बने हैं यहाँ पर रिसेंटली अभी, उनके बारे में बात की जा रही है। ये किससे रिलेटेड न्यूज है, तो ये पुडुचेरी से रिलेटेड न्यूज है, जिसको पुडुचेरी नॉर्मली बोलते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा जिसको यनम बोलते हैं, तो यनम पुडुचेरी। दूसरा देखने को मिलेगा पुडुचेरी आप लोगों को तमिलनाडु के अंदर में। तीसरा कराईकल पुडुचेरी आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में, और मेहे पुडुचेरी आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला के अंदर में। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पुडुचेरी के, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। रिसेंटली अभी इलेक्शन हुए तो यहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर चुनकर आए, तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें हैं। एन जो रामास्वामी है उनके द्वारा ओथ ली गई एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी है।
अगर पुदुचेरी के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में एक फेडरल सिस्टम है, यानी कि एक साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक साइड में आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका तो अलग सारा सिस्टम होता है, पर लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है उसमें दिक्कत ये रहती है, नाम में ही यूनियन की टेरिटरी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो इसलिए काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल रहता है। पुडुचेरी रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली है वो कन्वर्ट की गई लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, ये 1 जुलाई 1963 में, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी एक्ट आया 1963 यानी कि 1963 का। पुडुचेरी विधानसभा जो है वो यहाँ पर 1964 में फिर आगे चलकर चीजें बढ़ी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर चुना जाने लगा। इसके अलावा कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर चीफ मिनिस्टर के बारे में बात हम लोग कर सकते हैं, तो एक तो पुडुचेरी हो गया, दूसरे नंबर पर हो गया दिल्ली जहां पर अभी चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल साहब, और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर अभी है हमारी कंट्री की जो रिसेंटली बनी हुई यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि अभी यहां पर चीजें स्टार्ट नहीं हुई हैं कि यहां पर इनको चीफ मिनिस्टर, अभी यहां पर इलेक्शन नहीं हुए तो कैसे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वैसे ये भी उसी कैटेगरी की यूनियन टेरिटरी में रखा गया है। हमारी कंट्री में दो ओनली ऐसी यूनियन टेरिटरी है, एक का नाम है दिल्ली और दूसरे का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। अब तक ये अकेली एक थी जहां पर खुद का हाई कोर्ट है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों को ये बताना है, अगर बात करूं आज की डेट में पुडुचेरी के बारे में, तो पुडुचेरी किस हाई कोर्ट के अंदर आती है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पुडुचेरी जो है वो किस हाई कोर्ट के अंदर आती है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात की जा रही है और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में यहां पर बात कर रहा है। तो पहले तो आप लोग इंडिया और यूरोपियन यूनियन का मैप आप लोग देखिए कहां पर लोकेटेड है, तो अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई यूरोपियन यूनियन, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा यूरोप का, जो कि यूरोपियन यूनियन की कैटेगरी में आता है। टोटल मिलाकर 27 मेंबर हैं, पहले 28 थे, एक बाहर निकल गया ब्रेक्जिट यानी कि यूके, तो इसके बाद में अब 27 मेंबर यहां पर रह चुके हैं। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एक कंट्री के ग्रुप के साथ में हमारी कंट्री के रिलेशन को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इंडियन यूरोपियन यूनियन लीडर्स की जो मीटिंग हुई, तो इसमें पार्टिसिपेट किया गया। 27 जो मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, उनके जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन यूनियन के और जो यूरोपियन कमीशन है, सबके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया ताकि चीजों को आगे लेकर चला जा सके। फर्स्ट टाइम यूरोपियन यूनियन की जो होस्ट की गई मीटिंग इंडिया इन यूरोपियन यूनियन प्लस 27 ये फॉर्मेट में, तो ये जो है यहाँ पर अभी कंडीशन देखने को मिली, और किसके द्वारा ये प्रेसिडेंट जो चेयर किसके हाथ में थी, तो पुर्तगाल यानी कि पुर्तगीज के हाथ में थी। ये वही पुर्तगाल है जहां सबसे पहले हमारी कंट्री में वास्को डी गामा नाम का आदमी आया था, ठीक है। तो ये स्पेन के साथ में बॉर्डर टच करता है, ये पुर्तगाल हो गया, तो यहां से कहीं से घूम के वो इंडिया पहुंचे थे, कालीकट, ठीक है। तो ये यहां पर अभी हमारी कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे करने की बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो यहां पर फिर से इनके द्वारा बात स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि बातें पहले भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही बातें करनी इन्होंने स्टार्ट की है, तो पहले बातें चल रही हैं। पर वही है कि जैसे रिश्ता जब तय होता है किसी का, तो सारे देखते हैं, पहले आया, पहले देख कर गया भाई, फिर आए मामा फूफा चाचा ताऊ, पता नहीं कौन कौन देख कर जा रहे हैं लड़के को, और फिर लड़की को इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, फिर आगे चलकर रिश्ता बनता है। अच्छी भी बात है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो सामने निकल कर आ जाए, पता चला रिश्ता जुड़ गया, उसके बाद में फिर तलाक होते घूम रहे हैं, तो उससे ज्यादा बेटर है कि पहली चीजें जो है वो ढंग से देख ली जाए। तो इसी के चलते पहले बात हो चुके हैं, पर पहले बात नहीं बनी, तो फिर से बातों को काम स्टार्ट किया गया। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर वो है बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सस्पेंड किया गया था इंडिया के द्वारा, तो इसको यहाँ पर रीलॉन्च फ्री ट्रेड जो नेगोशिएशन के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड तो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। बायलैटरल ट्रेड जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होता है इस तरीके से है, मान लीजिए कल को यूरोप की कोई कंट्री हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, और यहाँ पर आकर उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई, उसके खिलाफ कोई केस चला और वो केस पहुंच गया कोर्ट के अंदर में। वो केस जैसे ही कोर्ट के अंदर में पहुंचा, अब यहाँ पर पता चला पता नहीं कब तक वो केस पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर में, कोई सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो कई सारे ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी कई बार ये बोल जाता है कि हमारी ही कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है, बाहर नहीं जाओगे। कई सारी कंट्री ऐसी हरकतें भी करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थामना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग अच्छे लेवल पर अपनी कंट्री के अंदर व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो भी बात की जा रही है, तो कई सारे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर ये काफी ज्यादा उमादा है बात करने के लिए, जो कि 2007 में इसका काम स्टार्ट किया गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन किन चीजों में, एक तो गुड्स यानी कि सामान लेना लाना और बेचना, ठीक है। एक सर्विस, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये एक तरीके की सर्विस है, ठीक है। तो जिस तरीके से डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस, तो ये सर्विस होती है, आईटी की सर्विस आप लोग देखते हैं। और तीसरे नंबर पर होता है इन्वेस्टमेंट। तो नॉर्मली जो है यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि गुड, सर्विस और इन्वेस्टमेंट, ये तीन कैटेगरी होती हैं जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर काम करना स्टार्ट करती है।
तो रिसेंटली अभी हमारी कंट्री के बहुत सारे जो प्रोफेशनल हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री करने नहीं दिया जाता था, पर लेकिन सामान को इधर उधर कर सकते हैं, ये कंडीशन देखने को मिलती थी। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक बेसिस पर चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए दोनों कंट्री, अभी दोनों जो कंट्री के ग्रुप है हमारी कंट्री और यूरोपियन यूनियन, एक तो डेमोक्रेटिक है दोनों, फंडामेंटल फ्रीडम आप लोगों को देखने को मिलेगी, रूल ऑफ लॉ रहता है, यानी कि ऐसा नहीं कि चाइना की तरीके से कुछ भी काम कर दिया, ठीक है, और मल्टीलैटरलिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये दुनिया बस एक ही के बाप की सौगात है कि यहां पर बस चाइना का चलेगा, यूएसए का काम चलेगा, सब मिलकर यहां पर रहते हैं और सब मिलकर कोशिश भी ये कर रहे हैं कि कोविड-19 के साथ में कैसे लड़ना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो यहां पर यूएसए बोलता है कि अभी फिलहाल रिसेंटली कोविड-19 की जो दवाई है उस पर जो पेटेंट लगता है वो पेटेंट हमको हटा देना चाहिए, तो यूएसए उसको सपोर्ट कर रहा है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा ये मुद्दा रखा गया था। अभी रिसेंटली इंडिया ने यूरोपियन यूनियन को भी रिक्वेस्ट किया कि यार इस पे हमारा साथ दो, पर लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अभी यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया है। तो आगे अगर बातें चलती रहती है तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारे साथ बातें करने के लिए तैयार हो जाए और सिचुएशन जो है वो थोड़ी नॉर्मल होती नजर आए। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है गुड्स के फील्ड में। अगर बात करें 2019-20 में, ये इससे पहले यहां पर चाइना और यूएसए हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके अब यूरोपियन यूनियन यहां पर पहुंच गया है। कनेक्टिविटी में दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं, जैसे डिजिटल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लोगों से लोगों का कॉन्टैक्ट, तो ये वो एरिया होते हैं जो कि बेसिक नीड प्रोवाइड कराते हैं। और इसी के साथ में पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट जो है इसी के साथ में जो जनता है वो मिलकर काम करने के लिए तैयार है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहां पर आता है तो। नेक्स्ट अगर बात करें कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के लिए, थर्ड कंट्री को भी साथ में लेकर चला जाएगा। थर्ड कंट्री क्या है, मान लीजिए आप लोग कहीं घूमने चले गए, 2 पर्सन हो आप लोग, ए और बी, आप लोग बोलो यार नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कोई और भी साथ में, एक आधा यार दोस्त और आना चाहिए था साथ में, तो किसी और को भी पकड़ लिया, चलो यार आज तीनों घूमने चलते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हम लोग को नेपाल के अंदर लगाना है, हम लोग ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो जापान बोलने लगे यार चलो मैं भी तुम्हारे साथ में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं भी खाली बैठा हूँ घर पे फ्री हूँ, तो क्यों ना थोड़ा काम मिल जाए मुझे भी, तो जापान ने भी जाकर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री मिलकर काम करती रहती है। इंडिया और जापान काफी लार्ज स्केल पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काफी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हमारी कंट्री में कई सारे इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि पुणे मेट्रो रेल के लिए अभी यहां पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा 150 मिलियन का ये सेकंड ट्रेंच अभी भेजा गया है, इनके सेकंड पार्ट है यहां पर, इससे पहले भी यहां पर ये हेल्प कर चुके हैं। अगर बात की जाए यहां पर मिटिगेशन, एडेप्शन और रेजिलियंस, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है तो ये काफी खतरनाक चीज है, उसको कैसे टैकल करना है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको बेसिकली बोल सकते हैं आप लोग कि एक तरीके से ऐसा ढांचा हम लोग को तैयार करना है जो कि आपदा, यानी कि जो भी डिजास्टर आ रहा है उसको प्रतिरोध कर सके, रोक सके। और वो कैसे होगा, जब ये रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक ऐसा संगठन बनाना है जिसके बारे में बात भी करते हैं, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा ज्वाइन भी किया गया है। बनाना क्या बना बेसिकली है ये, ठीक है, ताकि यहां पर क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। ओके, तो ये काफी बड़ा मुद्दा है यहां पर। और आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अगर बेंगलुरु बात करें तो आईटी हब है, आज के डेट में तो ग्रेटर नोएडा भी इन चीजों में काफी आगे निकल चुका है, तो हम लोग आज की डेट में इस एरिया में काफी अच्छे हैं। तो इसलिए इनके द्वारा 5G में काम करने की बात की जा रही है। इनको पता है कि हमारे जो लोग हैं वो इस एरिया में काफी ज्यादा माहिर हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इंटरनेट को किस तरीके से यूज करना है, कैसे आगे चीजों को लेकर चलना है, तो ये लोहा माना जाता है हमारी कंट्री की आईटी इंडस्ट्री का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफी अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं, क्वांटम और इसी के साथ में हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर होते हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो इनको पता है कि ये एरिया इनका काफी अच्छा है, तो क्यों ना इनकी इससे हेल्प ली जाए। ऑपरेशनलाइज करने की बात की जा रही है ज्वाइंट टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इन्वेस्टमेंट फोरम के चलते, तो इसमें काम करने के लिए तैयार है। तो देखिए मुद्दे बहुत है काम करने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कौन कौन से को हम लोग इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और कौन कौन से हम लोग बच पा रहे हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर हो गया, ठीक है। एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए, कंफ्यूजन माइंड में रहे तो फिर बताइएगा, उसको फिर से क्लियर कर देंगे, पर लेकिन कंफ्यूजन को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर बात की जा रही है नेशनल न्यूज के बारे में। तो हमारी कंट्री से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बात की जा रही है थर्ड आर्टिक, ये साइंस मिनिस्ट्री जो एक कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में। इंडिया के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया, 3रे नंबर की ये मीटिंग थी। ये रिसेंटली अभी यहां पर किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं आर्टिक रीजन के लिए, उसके बारे में बात करती है। अब आर्टिक रीजन आप लोग कैसे समझ पाएंगे, जैसे ये अपनी पृथ्वी है आप लोगों के सामने, ठीक है, तो ये है हमारा गोला, आप लोगों ने सुना होगा आमिर खान की मूवी के बारे में। नीचे आप लोग आएंगे तो आप लोग को अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर अगर आप लोग आएंगे तो ये आप लोग को आर्टिक वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो आर्टिक के आसपास में जो भी कंट्री है वो कई सारी कंट्रीज का पार्ट आप लोग को नजर आती है। अभी ये मैप मैं आप लोग को दिखाऊंगा जिसके चलते आप लोग और अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे कनाडा हो गया, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, रसिया हो गया,
तो ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको आर्टिक रीजन या फिर आर्टिक सर्किल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया है। तो कैसे यहाँ पर हम लोग को चीजें लेकर चलनी है उसके बारे में बात करते हैं। ये अभी तीसरे नंबर की यहाँ पर अभी ये बेसिकली एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग है। इससे पहले यहाँ पर ये आर्टिक साइंस जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये यूएसए में हुई थी 2016 में। 2018 में यहाँ पर ये जर्मनी के अंदर हुई, ठीक है, जिसको आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग बोलते हैं। अभी यहाँ पर जो ये थर्ड नंबर की मीटिंग आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट मीटिंग है जो यहाँ पर कहां पर हो रही है, एशिया के अंदर। एशिया में कहां पर, जापान के अंदर। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि आइसलैंड और जापान जो है ये मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। और जबकि जापान जो है यहाँ पर इस एरिया का पार्ट भी नहीं है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन जापान जो है इस एरिया पर काफी फोकस रखता है। तो यहाँ पर ये हो गया आइसलैंड, ठीक है, और ये हो गया जापान। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर इसको जो ये पर्टिकुलर जो मीटिंग है इसको कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया भी यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ताकि कोऑपरेट किया जा सके, इस पर्टिकुलर रीजन को कैसे लेकर चलना है, कैसे एंगेज करना है, मॉनिटर किया जा सके कैसे क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो सारी चीजें समझनी है। इसलिए थीम भी रखी गई यहाँ पर, नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्टिक। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से रखना इस आर्टिक को ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर हमारे बच्चों के बच्चे भी यहाँ पर आकर चीजों को देखें तो उनको भी ऐसा ही मिले जैसा ये है, नेचुरल तरीके से। ऐसा ना हो कि सारा पानी पिघल कर जो है ओशन में चला गया और इसकी वजह से ओशन का लेवल कई मीटर ऊपर उठ गया और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर उसके चलते पानी में बह गए या फिर दब गए। तो यहाँ पर ऐसा माहौल न देखने को मिले। तो इसी के चलते यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बात की जाती है। तो हम लोग को भी यहाँ पर इसके ऊपर काम करना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आर्टिक रीजन के बारे में अभी आप लोग को बताया। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर आप लोग कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, रसिया, नॉर्वे, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रसिया और यूएसए भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर यूएसए कहां से आ गए यहाँ पर। तो यूएसए को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यूएसए का वैसे यहाँ पर चीजें खत्म हो गई, पर यूएसए का जो अलास्का वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये थोड़ा जूम कर आप लोग जब इसको देखेगा तो यूएसए तो नीचे यहाँ पर खत्म हो गया वैसे तो, पर लेकिन यूएसए का जो अलास्का वाला पोर्शन है यहाँ पर ये इसके अंदर आता है। तो इसलिए आप लोग यूएसए भी यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आप लोग कंफ्यूज आने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नॉर्वे के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्वे अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर है नॉर्वे। और वैसे अगर आप लोग मैप में ही देखना चाहते हैं, मैप में ही देखने के इच्छुक हैं, तो मैं इसको जूम आउट करूंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर यूरोप के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आएंगे आप लोग, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग को ये पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया की जो एंगेजमेंट है यहाँ पर ये 1920 से यहाँ पर स्टार्ट की गई थी और इसको बोलते हैं यहाँ पर स्वालबर्ड। एक ट्रीटी थी स्वालबर्ड की 1920 से, जिसके चलते इंडिया की यहाँ पर एंगेजमेंट बढ़ी। और फिर आगे चलकर इंडिया के द्वारा अपना एक यहाँ पर मिशन भी लगाया गया परमानेंट, जिसका नाम रखा गया हिमाद्री, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हिमाद्री हमारे यहाँ पर एक परमानेंट मिशन है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हिमाद्री नाम का ये हमारा जो परमानेंट मिशन है, कहां पर है ये नॉर्वे के अंदर ही है। नॉर्वे जो कि हेडक्वार्टर है यहाँ पर इसका, ठीक है। इंडिया यहाँ पर ऑब्जर्वर है, इनके इसका पार्ट नहीं है, पर एक ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है। इनके मीटिंग वगैरह में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2013 में हमको यहाँ पर ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल गया था। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर बात करें इंक्लूडिंग चाइना जो है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना टू हैव देयर पोजीशन विच एक तरीके से अगेंस्ट द रिन्यू। देखिए एक तरीके से चाइना की भी यहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ कंडीशन देखने को मिलेगी। एक पावरफुल कंट्री है अगर आज की डेट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसलिए वो यहाँ पर इसका पार्ट है और उसको फिर से रिन्यू किया गया है यहाँ पर चाइना का, ठीक है। जिस तरीके से हमारी कंट्री है उस तरीके से मल्टी सेंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम है INDARC। तो ये पर्टिकुलर रीजन में 2014 से यहाँ पर काम कर रही है। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। हमारी कंट्री का नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो NCPOR। तो ये जो पर्टिकुलर सेंटर है ये यहाँ पर इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए स्टेब्लिश किया गया और ये गोवा के अंदर है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में ही आता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एरिया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के मिनिस्टर कौन है, तो ये आप लोग जरूर बताइए। आप लोगों को बताइए कि आप लोगों को पता भी है, कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। जब भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसी मिनिस्ट्री के बारे में बताया, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे अगर बात करें इंडिया का जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं आर्टिक बोथ इन सीटू और इसी के साथ में रिमोट सेंसिंग। इन सीटू का मतलब होता है बेसिकली उसी इन्वायरमेंट के अंदर जाकर, ठीक है, हम लोग जानवरों को जिस फॉरेस्ट एरिया में वो रहते हैं वहीं पर ही उनको प्रोटेक्ट करें और वहां से निकाल कर कहीं और ले जाकर रखकर वहां पर प्रोटेक्ट करें, तो एक्सिटू हो जाता है, ठीक है।
उसी एरिया में बात की जा रही है यहाँ पर। आर्टिक जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो मॉनिटरिंग की बात की जाती है कि ओशियन कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या, मतलब एक तरीके से बैठकर एनालाइज करना है कि हाँ देखना है, ये नहीं कहते वेट एंड वॉच, तो वो वाली पॉलिसी फॉलो करनी है। इंडिया यहाँ पर काम भी करे, इसका नाम है निसार। निसार बोलते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है यहाँ पर। ये मिशन है इंडिया और यूएसए का, जो कि अभी अंडर प्रोसीजर है, यानी कि अभी चल रहा है यहाँ पर, ये अंडर प्रोसेसिंग है। कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर सस्टेन आर्टिक जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है यहाँ पर, ये तो वो कंटिन्यू रहेगा। इसी के साथ में इंडिया बात करें यहाँ पर डायरेक्टली ये आर्टिक रीजन में अगर बात की यहाँ पर जो इंडिया है, तो नन ऑफ द इंडियन टेरिटरी किसी आर्टिक रीजन में नहीं आती है, यानी कि हम लोग आर्टिक रीजन का पार्ट नहीं है। पर फिर भी अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखें, हम लोग यहाँ पर इसके ऑब्जर्वर स्टेटस के चलते सारी चीजें यहाँ पर एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आर्टिक इन्फ्लुएंस, एटमॉस्फेयर या ओशियनोग्राफी या फिर जो भी है, इनका जो इंपैक्ट है वो आप लोग को इंडियन ओशन पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो नॉर्थ वाला रीजन है, खासकर हिमालयन वाला रीजन, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर ये रीजन में कोई ना कोई चेंज होता है तो मॉनसून का पैटर्न में कोई ना कोई आप लोगों को परिवर्तन नजर आएगा, और जब जब मॉनसून के पैटर्न में नजर आता है तो इंडिया के ऊपर आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है तो आर्टिक ओशन पर इंपैक्ट पड़ता है। तो इनवर्सली अगर बात की जाए यहाँ पर, हम लोग एक दूसरे, यानी कि डायरेक्टली नहीं है पर लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हैं। तो ये सारी चीजें भी अंडरस्टैंड करनी है कि मॉनसून कैसे इसके ऊपर इंपैक्ट डालती है, आर्टिक जो पिघलता है तो उसके चलते क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हम लोग को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, और जरूरी भी है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आगे अगर कोई दिक्कत आती है उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ये जो न्यूज है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी थी पपेट्री के बारे में, तो उससे रिलेटेड ये एक छोटी सी न्यूज है। कोविड-19 के चलते अभी यहाँ पर ये आसाम के अंदर एक पर्टिकुलर जो कठपुतली का डांस था वो काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर अभी हो गया है। इसको पुटोला के नाम से जानते हैं। पुटोला नाच यानी कि पुटोला डांस नाम का ये एक कठपुतली का डांस हुआ करता था। ये रिसेंटली क्यों न्यूज में आ गया तो वो समझ लेते हैं। देखिए अभी रिसेंटली काफी सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो कठपुतलियों की हेल्थ से कोविड-19 की वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं उसके चलते इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो यहाँ पर ये पुटोला नाच है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग पपेट्री है, आसाम के अंदर में परफॉर्म किया जाता है 3 ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टर में। यानी कि पहला जो रहता है यहाँ पर ये आसाम के अंदर देखने को मिलेगा वेस्टर्न साइड में, जिसको बारपेटा नालबरी के नाम से आप लोग जानते हैं। दूसरा यहाँ पर ये है यहाँ पर कालेगान जो इन नॉर्थ आसाम में देखने को मिलेगा, और तीसरा यहाँ पर जिसको मुजली, ये आइलैंड आप लोगों को नाम भी सुना होगा, मुजली आइलैंड, ठीक है। तो ईस्टर्न आसाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है रामायण और महाभारत रवि कठपुतली डांस के थ्रू यहाँ पर। और पपेट्री जो डायलॉग जो कैरेक्टर वगैरह है यहाँ पर ये है यहाँ पर भावना। तो ये लोकल ट्रेडिशनल थिएटर है जिसके थ्रू यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पर्टिकुलर रिसेंटली अभी यहाँ पर ये जो पपेट्री जो डांस है वो कोविड-19 के लिए यूज किया जा रहा है अवेयरनेस फैलाने के लिए, किस राज्य से रिलेटेड है। तो फिर क्वेश्चन बोलोगे कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। अगर आप लोग थोड़ा भी इसको रिवीजन करके जाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। और एग्जामिनर के बड़े फेवरेट एरिया होते हैं ये, जब किसी ऐसे एरिया के बारे में बात की जाए जो कि ज्यादा कनेक्टेड नहीं है और जिसको काफी रेयर तरीके से चीजें देखी जाती हैं, तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हैं। इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, और ये बात क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक टर्म यूज की जा रही है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये ग्रांट है, एक तरीका ग्रांट ही होता है, किसी को पैसा दे दिया गया तो फिर वो पैसा उसी का हो गया, आप लोग उसको वापस नहीं लोगे, तो इसको नॉर्मली ग्रांट बोलते हैं। और वैसे लोन होता है जिसको हम लोग रिटर्न लेते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रांट के बारे में। तो पोस्ट डिवोल्यूशन जो रेवेन्यू है यहाँ पर ये ग्रांट जो है उसके बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके द्वारा अभी यहाँ पर सेकंड मंथली जो इंस्टॉलमेंट है ये अभी रिलीज की गई है पोस्ट डिवोल्यूशन जो रेवेन्यू डेफिसिट है। यानी कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है, उसने आप लोगों से पैसे मांगे, आप लोगों ने उसको पैसे दे दिए, आप लोगों ने उसके मान लीजिए 20,000 रुपए दे दिए, ठीक है, और 20,000 रुपए ही उसके हिस्से में भी आते थे, पर लेकिन उसने वो जल्दी जल्दी खर्च किए और फिर आप लोग बोलने लगा यार इनसे तो काम नहीं चला और देने पड़ेंगे। तो आप लोग फिर से उसको यहाँ पर हेल्प करने चले गए, आप लोगों ने फिर से उसको हेल्प कर दी, तो जितने उसके हिस्से में नॉर्मली आते थे उससे ज्यादा आप लोगों ने उसको पैसे दे दिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नॉर्मली जितना हिस्से में आता है, पर लेकिन कोविड-19 के चलते अभी और ज्यादा पैसे यहाँ पर राज्य को देना पड़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये प्रोविजन आप लोगों को अंडर आर्टिकल 275 के देखने को मिलेगा। तो पोस्ट डिवोल्यूशन जो यहाँ पर डेफिसिट है अगर कोई राज्य के अंदर देखने को मिलता है तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से रेवेन्यू यहाँ पर पहुंचाना है, ठीक है, और ये कैसे यहाँ पर शेयर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
जो जितना ज्यादा टैक्स पे करता है, तो टैक्स का जो जिसका शेयर जितना ज्यादा है उसी के बेस पर उसको पैसा मिलेगा। यानी कि जिसने मेहनत कर कर अपने एरिया में अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है तो उसी के हिसाब से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा करके मेहनत करके कमा कोई और रहा है और मजे कोई और लूट रहा है। इनका टारगेट है कि आने वाले 5 साल में लगभग 3 ट्रिलियन के करीब रुपीस यहां पर दिए जाएंगे और ये टारगेट है कब तक का, 2026 तक का टारगेट है इनका। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो याद रखेगा। और अगर बात करें रिकमेंडेशन किसके द्वारा यहां पर दी गई, तो कई सारे राज्य इकट्ठे हुए, वो गए राज्य के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, बोले यार देखो आप लोगों को पता है कैसी माहौल बना हुआ है देश के अंदर, तो अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो हम लोग कहां जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी, वो एक औरत है और आप लोगों को पता है कि औरत जो है वो जल्दी पिघल जाती है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही राज्यों ने रोना स्टार्ट किया वो पिघल गए, उन्होंने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने हेल्प करने के लिए बोल दिया, तो फिर यहां पर ये हेल्प किया जा रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 275 के हेल्प से ये हेल्प की जा रही है, जो कि ग्रांट इन एड के बारे में बात करते हैं और पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर होती है कि इसको कैसे आगे लेकर चलना है। ये जो ग्रांट इन एड है, यानी कि एक तरीके से जो ग्रांट दिए जाते हैं यहां पर ये, तो आर्टिकल 275 जो यहां पे बात करते हैं, तो यहां पर ये 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से यहां पर ये ग्रांट दिया जाता है। और कहां से निकल कर आता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहां पर ये निकल कर आता है, एक्सेप्ट अगर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के बारे में बात करें, ठीक है, उसको अगर छोड़े तो, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वोटेड आइटम है और नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रखेगा। 2 टर्म है जो आप लोगों से पूछ ली जाती है कई बार, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों से यहां पर पूछे, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, यहां पर आप लोग पहले सुनिए इसके बारे में। अगर आप लोगों से कोई पूछे, एक तो नॉर्मल तरीके से पैसा, एक तो यहां पर डिवोल्यूशन की बात की जा रही है, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि डिवोल्यूशन में और फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है। डिवोल्यूशन क्या होता है, डिवोल्यूशन एक तरीके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में पावर देती है, पर लेकिन वो जो पावर रहती है वो ऐसा नहीं है वो फिक्स हो गई है। वो पावर ऐसी है कि वो उसको रेगुलेट कर सकती है, आराम से छीन भी सकती है, ले भी सकती है, ठीक है। तो प्रॉपर वे में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखा जाता है, पर लेकिन हाँ वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई काम करने के लिए दे देती है, तो होता है पावर का डिवोल्यूशन कर देना। पर लेकिन फेडरलिज्म का मतलब क्या है, जिसको संघवाद का ढांचा बोलते हैं, उसका मतलब ये कि प्रॉपर प्रोविजन के थ्रू आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें रखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है संविधान, उसके थ्रू आप लोगों ने यहां पर इनको पावर दी है, जो कि टेम्परेरी नहीं है, ठीक है। ये आप लोग बोल सकते हैं डिवोल्यूशन सिस्टम जो है टेम्परेरी है, जब चाहे इसको मिटा सकते हैं, पर लेकिन ये टेम्परेरी नहीं है। तो ये आप लोग को यहां पर नजर आएगा, तो ये डिफरेंस आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर इस स्कीम के बारे में बात करें, जो पैसा दिया जाता है, तो अलग अलग राज्य को अलग अलग पैसा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक जूता सबके पैर में फिट करना है, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर अप्रूवल देती है। पर्पज यही रहता है कि शेड्यूल जो ट्राइब है उस एरिया में भी कुछ डेवलपमेंट किया जा सके, शेड्यूल एरिया में अच्छे लेवल पर यहां पर चीजों को लिया जा सके। जो ग्रांट होते हैं यहां पर ये बेसिकली इंटर स्टेट जो डिस्पैरिटी होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, उसके बेस पर यहां पर एक तरीके चीजों को लेकर चलता है और मेंटेन करता है, मेंटेनेंस कैसे करनी है और कैसे एक्सपेंड करने हैं, वेलफेयर स्कीम कैसी कैसी है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली कोशिश यही की जाती है कि राज्यों को सबको हेल्प की जा सके इस पर्टिकुलर चीज की हेल्प से। तो आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल है 275, ठीक है, जो कि यहां पर यूज किया गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर जो बात की जा रही है काफी खतरनाक बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये जो बीमारी है अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में निकल कर आई और इसका बहुत बड़ा रीजन है कोविड-19 के जो पेशेंट्स यानी कि जो मरीज हैं उनके अंदर ये म्यूकोरमाइसिस जो बीमारी निकल कर आई। इसका एक और नाम है जिसको ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। ब्लैक फंगस मतलब ये फफूंदी, जिसको मोल्ड्स बेसिकली बोलते हैं। तो ये एक सीरियस तरीके का फंगल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। अगर नॉर्मल भाषा में समझना चाहते हैं तो ब्रेड को आप लोगों ने अगर रख दिया या फिर रोटी को रख दिया तो उसके ऊपर देखिए ग्रीन ग्रीन तरीके की एक फफूंदी जम जाती है। तो ऐसी ही फफूंदी ये बॉडी में देखने को मिलती है और ये अलग अलग तरीके से कई सारे और प्रकार के आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं पैरों के ऊपर, फेफड़ों के अंदर, पेट में होगी, उसको यहाँ पर पेट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चेहरों के और ये आंख में आप लोगों को देखने को मिल रही है। कई बार तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर ये क्रिएट कर देती है। तो एक डराने वाली भयावह बीमारी आप लोग इसको बोल सकते हैं, पर लेकिन ये नहीं ऐसा कि बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। एक रेयर डिजीज है यहाँ पर ये, जो कि अभी रिसेंटली काफी लार्ज स्केल पर कोविड-19 के चलते सामने निकल कर आ गई। आप लोग बोलेंगे कि कोविड-19 ने ऐसा क्या कर दिया कि ये बीमारी सामने निकल कर आ गई। तो ये चीजें तो नॉर्मली आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोविड-19 जो है अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो काफी डिगा हुआ है, यानी कि काफी ज्यादा बेकार है,
तो उस इंसान को कोविड-19 अपनी चपेट में ले लेता है। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम जो है वो यहाँ पर बर्बाद होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर ये बीमारी जो है वो शरीर को पकड़ना स्टार्ट कर देती है। देखिए, अगर आप लोग एक बैलेंस डाइट लेते हैं और एक प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं और एक प्रॉपर नींद लेते हैं लगभग 6 घंटे की मिनिमम, तो कभी भी आप लोगों की बॉडी में कोई भी दिक्कतें नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी। ये खासकर उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगी जो अपनी बॉडी को बिल्कुल, वो नहीं कहते कि बिल्कुल हिलाने के लिए तैयार नहीं है इंसान, ठीक है, अपनी बॉडी को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, बस जो चल रहा है चलने दो, वो वाली चीजें हैं, तो तब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्मली ये जो बीमारी है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि अगर कोई इनहेल कर रहा है, कुछ चीजें खा रहा है, ठीक है, इसी के साथ में अगर कोई इनोकुलेशन यानी कि कोई जिस तरीके टीका वगैरह लगवा रहा है, ठीक है, या फिर कोई और जीवाणु वगैरह की हेल्प से भी इन्वायरमेंट में ये आप लोगों की बॉडी में एंटर कर सकती है। तो इसलिए ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इससे आप लोग अपने आप को बचा कर रखें, ताकि इस खतरनाक बीमारी की कोई चपेट में ना आए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एक अच्छी डाइट, अच्छा खाना, अच्छी नींद अगर आप लोग ले रहे हैं, प्रॉपर वाटर इंटेक अच्छा आप लोग का पानी पी रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी बीमारी आप लोग के शरीर में देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मली। और अगर लगने की कोशिश भी करेगी तो आप लोग का इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर होगा कि उसको तुरंत, वो नहीं कहते कि तुरंत वो धोबी पछाड़, वो नहीं है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी दंगल मूवी, ठीक है, तो दंगल मूवी में बोलेगा कि सबसे हाईएस्ट जो दांव लगाया जाता है, तो बिल्कुल वही पटका आप लोग इस बीमारी को दोगे। तो ये सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो बीमारी है यहाँ पर, ये नॉर्मली अच्छी बात ये है कि ये जो बीमारी आप लोगों को इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में फैलती हुई नजर नहीं आएगी। यानी कि ये जो बीमारी है ये एक जूनोटिक बीमारी नहीं है, उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर बात करें यहाँ पर, अगर पेन हो रहा है, रेडनेस, अगर आंखों में लालपन नजर आ रहा है, ठीक है, नाक के आसपास में भी आप लोग कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, फीवर, सर दर्द, कफ वगैरह देखने को मिल रहा है, ब्रेथ जो है वो छोटी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर अगर ब्लड की वोमिटिंग आ रही है, यानी कि खून की उल्टी आ गई यहाँ पर, ठीक है, मेंटल स्टेटस बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इनबैलेंस हो रहा है, तो ये आप लोगों को इसके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं इस बीमारी के। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन अगर सिम्टम्स अगर और ज्यादा ये इंक्लूड हो जाए कि आप लोगों को एक तरीके से जो आप लोगों के दांतों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तीत आप लोगों के लूज हो रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, और आगे इसी तरीके से अगर विजन ब्लर हो रहा है, आप लोगों को कुछ से कुछ दिखाई दे रहा है, तो तुरंत भागकर, बिल्कुल वो नहीं कहते, मिल्खा सिंह मूवी आप लोगों ने देखी होगी, मिल्खा सिंह मूवी वो नहीं कहते कि जो वो एक पतला सा होता है कि लड़की वाली आवाज में बोलता है, और रनिंग करने जब जाता है कि वो सबसे तेज जाता है और आगे जाके लेट जाता है, हाँ हाँ ऐसे करता है, थक गया, मिल्खा सिंह आता है, भाग क्यों नहीं रहा यार, पेट ने पकड़ लिया, ठीक है, तो वही वाला इंसान है, बिल्कुल उसी स्पीड में जाना है भागते हुए और तुरंत डॉक्टर के अपना इलाज करवाना है। नॉर्मली अगर बात की जाए यहाँ पर, आप लोगों को ये बीमारी अगर किसी इंसान को देखने को मिले तो क्या सलाह देनी है? एक तो ये सलाह देनी है कि जहां डस्ट, धूल मिट्टी ज्यादा होती है, कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, कोई साइट ऐसी है, खुदाई का काम चल रहा है, वहां से अपनी दूरी बनाकर रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि वाटर, खासकर अगर ऐसा है कि कोई डैमेज बिल्डिंग है या फिर कोई ऐसा है कि फ्लड वगैरह, कहीं हुरिकेन आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उस तरीके का जो पानी है उससे आप लोग बचिए, हमेशा अवॉइड करिए। यहाँ पर जो सोयल होती है खासकर उसके इन्वॉल्वमेंट में आने से ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है यहाँ पर ये एक ट्रीट किए जाने वाली बीमारी है, एंटी फंगल मेडिसिन है, इसके लिए आराम से इसको ठीक किया जा सकता है और कई बार सर्जरी वगैरह से भी इसको निकाला जा सकता है। तो दिक्कत ऐसी नहीं है कि बीमारी ठीक नहीं होगी, पर लेकिन क्यों हम लोग ऐसी बीमारी के साथ में पाला पाले, क्यों फालतू में हम लोग इनके चक्कर में पड़े, इनसे डिस्टेंस बना के रखे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग बताइएगा। वैसे नॉर्मली ये कि इन सब चीजों से हम लोग को हमेशा डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यहाँ पर ये जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, समझ लेते हैं इसको। सर्वे और रिपोर्ट आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का नाम किस किसी ने सुना है? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट आप लोग कहीं पर लगा रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका अर्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जो लाइफ है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और जो सोशल है, सोसाइटी है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। नॉर्मली क्लाइमेट, एयर, वेदर, जमीन, जल, एक तरीके से पानी, हवा, या वहां की कल्चर, हेरिटेज साइट या कोई ऐसी चीजें उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो एनालिसिस किया जाता है। और अगर यहाँ पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। अभी रिसेंटली इन्वायरमेंट अप्रेजल जो कमेटी है उसके द्वारा यहाँ पर कंसर्न दिखाया गया कि जो प्रोग्राम चल रहे हैं अभी अंडमान निकोबार के लिए, तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के चलते दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही हैं कि यहां पर काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। एक यहां पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस जो शिपमेंट यहां पर टर्मिनल बनाने की बात की जा रही है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है, पावर प्लांट लगाने की बात की जा रही है, टाउनशिप कॉम्प्लेक्स यानी कि लोगों के रहने की जगह भी देखने को मिलेगी। 166 स्क्वायर जो किलोमीटर वाला एरिया, ये यहाँ पर एक शानदार तरीके का डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है जो कि कोस्टल एरिया में, और 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है।
यानी कि अंडमान निकोबार वाला एरिया जो कि बीच वाला एरिया होता है, वहां पर ये चीजें गवर्नमेंट के द्वारा करने की बात की जा रही है। और कई सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इसके ऊपर अपने कंसर्न दिखा रहे हैं कि यहां से इस पर्टिकुलर एरिया में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो यहाँ पर ये ऐसी ऐसी चीजें निकलकर कहां से आ रही है, तो आज से नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर अगर बात की जाए अंडमान निकोबार के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अगस्त 2020 में इसको अनाउंस किया गया था। पर लेकिन यहाँ पर अनाउंस करते हुए ये भूल गए कि ये कुछ ऐसा एरिया है जहां पर कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कछुआ हो गया। ये कछुआ एक इंसान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसे कछुए वगैरह हो गए, तो जिनको यहाँ पर नॉर्मली जायंट लेदरबैक टर्टल के नाम से जानते हैं, ये इस एरिया में आकर यहाँ पर अपने बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एरिया ओनली एक ऐसा एरिया है, अगर यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे तो इनकी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। सिस्मिक और सुनामी हैजार्ड्स क्या हो सकता है उसके बारे में कोई चेक नहीं किया गया। फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट कहां से कंप्लीट होगी वो नहीं कोई बात करें। और ये टर्टल के बारे में बात करें जो कि यहाँ पर गैल्थ बे के जो यहाँ पर जो गैल्थ बे इस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, इस साइट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर ये प्रपोजल दिया गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो उसको फॉलो करके यहाँ पर चला जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर फॉरेस्ट वगैरह काटे जाएंगे। ये साइट जो है अगर बात की जाए यहाँ पर जो सिलेक्शन किया गया है, कोई टेक्निकल चीजें यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहा, बस फाइनेंशियल पैसे दे दिए गए और इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया गया है। यानी कि ये देखा गया फायदा क्या हो सकता है और पैसा दे दिया गया, इन्वायरमेंट को कंप्लीटली इग्नोर यहाँ पर किया गया, जो कि सही तरीका यहाँ पर नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर जो रिजर्व है यहाँ पर ये, वो भी यहाँ पर इसकी वजह से कुछ ना कुछ इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा, जो कि इकोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट और एक सेंसिटिव एरिया आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन कुछ भी चीजें यहाँ पर काउंट नहीं की गई, तो जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आइडियाज के बारे में रखिएगा। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है बायोडायवर्सिटी के बारे में। आप लोग ये समझिए, यहाँ पर ये पिक्चर आप लोग देखकर समझ पाएंगे। एक जानवर है यहाँ पर, वो जो जानवर है यहाँ पर ये इस एरिया में है और यहाँ पर बीच में से रास्ता निकाल दिया, ट्रेन का कोई रास्ता निकाल दिया। अगर इस जानवर को इधर से इधर जाना है तो कैसे जाएगा? सड़क से जाएगा। कल को कोई गाड़ी आ रही है पूरी 100-150 की स्पीड पर, वो इसको उड़ा देगी तुरंत, ठीक है। तो इसी के चलते कॉरिडोर बनाए जाते हैं जिसको एनिमल कॉरिडोर बोलते हैं। यहां से जैसे मान लीजिए एक फॉरेस्ट हो गया, एक फॉरेस्ट हो गया, तो जाने के लिए एक कॉरिडोर बना दिया, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर ये रास्ता हो गया, रास्ता निकाल दिया, जाने के लिए कॉरिडोर बना दिया ताकि जीव जंतु ऐसे जा सके, ठीक है। ऐसे यहाँ से जाने के लिए रास्ता बना दिया, तो ऐसे कॉरिडोर बनाए जाते हैं ताकि जीव जंतु जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में आसानी से जा सके, उनको कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो एनिमल कॉरिडोर के बारे में बात की जा रही है अभी यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एनिमल कॉरिडोर है इस इकोसिस्टम के तहत। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में यहाँ पर बोला गया कि कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन इस एरिया में परमिट नहीं की जाएगी, ठीक है। खासकर जो 9 आइडेंटिफाई जो एनिमल कॉरिडोर हैं उनको ध्यान में रखना है, फिर भी चीजें आगे क्रिएट की जा रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो कॉरिडोर होते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि चीजों को आइसोलेट न किया जा सके। तो ये रीजन न्यूज में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1974 में, टाइगर रिजर्व 2007 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में, जो इसको रिकॉग्नाइज किया गया बर्ड एरिया यहाँ पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। उसी के साथ में मोस्ट जो 1 हॉर्न राइनोस है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये? आप लोगों को राज्य का नाम तो पता ही होगा, आप लोग बताइए चलिए कौन से राज्य में है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी कई बार न्यूज बन जाती है। पर्सनली न्यूज के बारे में बात की जा रही, देखिए मैंने बोला है कि न्यूज कोई भी छूटेगी नहीं अगर इंपॉर्टेंट होगी तो, ठीक है। तो थोड़ी लेट हो जाती है कई बार कई सारी न्यूज पर, लेकिन छूटेगी कोई नहीं, ये याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। अजीत सिंह जो है यहाँ पर ये राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता थे, जो पार्टी के जो चीफ थे, रिसेंटली अभी उनकी डेथ हो गई है कोविड-19 के चलते। जो ये चौधरी अजीत सिंह जो कि चरण सिंह के बेटे थे, 1939 से लेकर 2021 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा और ये फर्स्ट IITN पॉलिटिशियन थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक शानदार पढ़ा लिखा एक इंसान आप लोग बोल सकते हैं, जिनके जो यहाँ पर ये चौधरी चरण सिंह जी के बेटे थे, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे, जिनके नाम पर हमारी कंट्री में किसान दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन सेलिब्रेट करते हैं ये आप लोगों को बताना है। ये मिनिस्टर रहे यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री VP सिंह की गवर्नमेंट में, फूड जो मिनिस्टर है यहाँ पर ये PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है यहाँ पर ये। इसी के साथ में 2011 से लेकर 14 तक का ये उड़ियन मंत्रालय इनके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में रही। रिसेंटली अभी किसान आंदोलन में भी काफी बड़ा रोल इनके द्वारा प्ले किया गया, लेकिन फिलहाल अभी हमारे बीच में नहीं रहे, तो इनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी एक तरीके से देख सकते हैं आप लोग कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान भी पॉलिटिक्स में आता है तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, तभी पॉलिटिक्स में कोई ना कोई चेंज आप लोग देख पाएंगे, ठीक है।
तो ये था टोटल डिस्कशन। अभी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है उनको समझेंगे। पहले आप लोग देखिए क्या क्या डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताना, फैमिली। अगर फैमिली के बारे में बात करूं कि आप लोग ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं या फिर न्यूक्लियर सिंगल फैमिली में, तो बताइएगा जरूर। 4 इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने देखी जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज थी। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में समझा। नेशनल न्यूज में यहाँ पर आर्टिक जो रीजन है उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की, ये रीजन भी देखा। पेपेट्री के बारे में हम लोगों ने बात की, यहाँ पर आसाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा सकता है। टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बात करें तो ये बीमारी के बारे में समझा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, खतरनाक लेवल की बीमारी है पर लेकिन इलाज है, लाइलाज नहीं है, ठीक है। सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात करें तो हम लोग जाना इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो कॉरिडोर के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, इसके बारे में समझा। पर्सन इन न्यूज में एक न्यूज हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए। इंटरनेशनल जो फैमिली डे है यहाँ पर इसकी थीम आप लोग को बतानी है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनकी डेथ हो गई उनका नाम बताना है। ये एक मूर्तिकार भी थे, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर लेजिस्लेटिव है, तो तीनों यूनियन टेरिटरी के नाम लिखे आप लोग यहाँ पर। ये ASM क्या है जिसकी मीटिंग के बारे में बात की, और यहाँ पर किसके द्वारा मिलकर ये ऑर्गेनाइज कराई जा रही है और थीम क्या है ये बताइए। यहाँ पर कौन सा यहाँ पर जो आर्टिक इसके बारे में बात करें तो इंडिया पार्टिसिपेट किया गया, किस ट्रीटी के तहत यहाँ पर इंडिया पार्ट बना। यहाँ कोविड-19 के बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली जो कठपुतली का डांस है ये किस राज्य में फेमस हो गया, इसका नाम आप लोग को बताना है। यहाँ पर बात करें तो ये पोस्ट जो डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट होता है किस आर्टिकल के तहत राज्य को दिया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर एक बीमारी के बारे में आप लोगों से बात की जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है जिसके बारे में हम लोगों ने समझा, जिसको बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इसका दूसरा नाम क्या है, तो ये है, इसके बारे में बताइएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अभी कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने यहाँ पर आसाम के, जिनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए हल्दी घाटी की जो लड़ाई कब हुई और किसके द्वारा हेड की गई मुगल सेना की साइड से। स्पेन की पर्सनैलिटी कौन थी और यहाँ पर जापान की पर्सनैलिटी जिनको यहाँ पर ल्यूरिक्स अवार्ड यहाँ पर अभी मिला, ठीक है। बात करें यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर 2 डैम हमारे द्वारा बनाए गए, कौन कौन सी रिवर पर है। UDI पोर्टल के बारे में आप लोग बताइए। रिपोर्ट कौन सी यहाँ पर इससे रिलेटेड बात की जो मेथेन के बारे में बात कर रही है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। गोरी अम्मा की जो ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन बने ये बताइए। आंसर देख लेते हैं। पहले का नाम है 15th चीफ मिनिस्टर बने 1576 में ये लड़ाई देखने को मिली, मुगल सेना की साइड से मान सिंह थे यहाँ पर। ये राफेल नडाल और नोआमी ओसाका को ये अवार्ड मिला यहाँ पर। जो काबुल रिवर है ये है यहाँ पर हम लोगों ने बनाया सहतूत डैम बना रहे हैं, और हैरी जो यहाँ पर रिवर के ऊपर बना रहे हैं यहाँ पर फ्रेंडशिप डैम, ठीक है। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन के बारे में याद रखिएगा, ये पोर्टल है जहां पर जो यहाँ पर डिसेबल पर्सन है उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाते हैं, तो ऑनलाइन करने की बात की जा रही है। ग्लोबल मेथेन असेसमेंट जो बेनिफिट एंड द कॉस्ट ऑफ मिटिगेशन मेथेन ये एमिशन के बारे में बात की जा रही है, तो याद रखना। क्लाइमेट और जो क्लीन एयर है उसके बारे में आप लोग याद रखना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात की जा रही है। आर गोरी अम्मा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन पर्सनैलिटी के बारे में याद रखा। आत्मकथा इनकी ऑटोबायोग्राफी। जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत ये अभी रिसेंटली एक्टिंग जो चीफ बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो PDF सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और एग्जाम आप लोगों को बताइए पोस्टपोन हो चुका है, तो उसी तरीके से आप जो है अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेकर चलिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, लेक्चर को रेट जरूर दीजिएगा, 10 में से कितने नंबर आप लोग देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।